ट्रैफिक जाम होने लगा था। मैं बड़ी तेजी से मोटरसाइकिल को निकालता हुआ ले गया और जल्द ही उस इलाके से निकल गया। ये सब कुछ 2-3 मिनट के अंदर अंदर हो गया था और हम इस नाजुक तरीन सूरत हाल से जिंदा सलामत निकल आए थे। मैंने राधा से कहा कि मुझे याद नहीं रहा कि डॉक्टर शांता का मकान किस तरफ है। मुझे रास्ता बताती रहना और अब ये पिस्तौल छुपा लो। राधा ने कदरे पीछे हटकर पिस्तौल को साड़ी में उड़स लिया। उसके बाद वो मुझे रास्ता भी बताती रही। शाम हो चुकी थी। शहर की बत्तियां जगमगा रही थीं। डॉक्टर शांता के क्लिनिक तक पहुंचने में मजीद 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। क्लिनिक बंद था। मैंने मोटरसाइकिल पिछली गली में मोड़ ली। गेट खुला हुआ था। अंदर शांता की कार खड़ी थी जिसका इंजन स्टार्ट था। शांता स्टीयरिंग के सामने बैठी हुई थी। मैं मोटरसाइकिल को गेट के अंदर लेता चला गया और उसे बाईं तरफ दीवार के करीब रोककर इंजन बंद कर दिया। शांता मोटरसाइकिल को इस तरह अंदर आते देखकर घबरा गई और कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। उसने कार का इंजन बंद कर दिया। बोली, कौन हो तुम लोग और इस तरह अंदर घुस आने का क्या मतलब है? लॉन में अंधेरा था और वो हमारी शक्लें नहीं देख सकी थी। अगर वो मेरी सूरत देख भी लेती तो मुझे नहीं पहचान सकती थी। अलबत्ता राधा को वो जरूर पहचान लेती। राधा ने सरगोशी की, डॉक्टर शांता मैं हूँ राधा, गेट बंद कर दो फिर बात करेंगे। शांता ठिठक कर रुक गई और फिर दूसरे ही लम्हे वो गेट की तरफ बढ़ गई। उसने गेट बंद करके अंदर से लॉक लगा दिया और तेज तेज कदम उठाती हुई हमारी तरफ आ गई। उसने सरगोशी में बात करते हुए मेरी तरफ देखा। राधा, तुम, ये कौन है? राधा ने सरगोशी में कहा, ये नाजी है। तुम कहीं जा रही थी क्या? डॉक्टर शांता ने कहा, नहीं, मैं बाहर से आई हूँ, गाड़ी बंद कर रही थी। आओ तुम लोग अंदर आओ। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। शांता ने कार में से अपना हैंड बैग उठाया, चाबियों का गुच्छा निकाला और दरवाजे का ताला खोलने लगी। हमारे अंदर दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया लेकिन बत्ती नहीं जलाई। शांता ने एक बार फिर सरगोशी की, मेरा हाथ पकड़ो और एहतियात से मेरे पीछे चलती रहो। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने राधा का हाथ पकड़ा हुआ था। हम अंधेरे में चलते हुए अगले कमरे में दाखिल हो गए। शांता ने उस कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद ही बत्ती जलाई थी। रोशनी होते ही उसका चेहरा देखकर मैं चौंक गया। उसका रंग फक हो रहा था। खौफ से आंखों में दहशत सी उभर आई थी। वो हमें उस कमरे में ले आई जहां मैं पहले भी चंद रोज गुजार चुका था। शांता के लहजे में हल्की सी कपकपाहट थी। बोली, तुम लोग यहाँ कैसे आए? किसी ने देखा तो नहीं? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डरो नहीं, हमें किसी ने इस तरफ आते हुए नहीं देखा। लेकिन पहले तुम अपनी दोस्त को देख लो, इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। वो राधा की तरफ मुड़ गई। बोली, क्या हुआ राधा? राधा इस दौरान बेड के किनारे पर बैठ चुकी थी। राधा ने जवाब देने के बजाय साड़ी का पल्लू पूरी तरह हटा दिया। डॉक्टर शांता उसके बाजुओं और पेट पर जख्म देखकर उछल पड़ी। ये क्या हुआ? राधा ने रुंधी हुई आवाज में कहा, ये उन लोगों की दरिंदगी के निशान हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं। फिर उसने अपनी टांगे दिखाई। बोली, ये देखो, हवस के उन पुजारियों ने मुझे छलनी कर दिया है। खूंखार भेड़ियों की तरह दांतों से इस तरह नोचा गया है कि मैं हर बार मरती रही मगर मुझे मौत नहीं आई। मैं उस कमरे से निकल गया। राधा ने जिस अंदाज से बात शुरू की थी उससे मैं मुतमईन हो गया था। हमारे आ जाने से डॉक्टर शांता के दिल में अगर कोई नागवार तासुर कायम हुआ भी था तो राधा की बातों से वो तासुर जायल हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद डॉक्टर शांता उस कमरे से बाहर निकली और मरकजी कमरे से होती हुई उस दरवाजे में दाखिल हो गई जो क्लिनिक की तरफ खुलता था। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो वापस आ गई। उसके हाथ में मरहम की 2 ट्यूबें, स्पिरिट की बोतल और कॉटन का रोल था। वो मेरी तरफ देखे बगैर राधा वाले कमरे में घुस गई। मैं मरकजी कमरे में एक सोफे पर बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर शांता ने दरवाजे पर आकर इशारा किया तो मैं भी उठकर कमरे में आ गया। राधा बेड पर चादर ओढ़े पड़ी थी। शांता मेरी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा किया तुमने जो जख्मों को डिटोल से साफ कर दिया था। मैंने मरहम लगा दिया है, ठीक हो जाएगी, लेकिन 2-3 रोज तकलीफ तो रहेगी। मैंने कहा, डिटोल का मशवरा भी इसी ने दिया था। इसके अलावा ये रास्ते में मोटरसाइकिल से भी गिरी थी, उससे भी चोट लगी है। शांता ने कहा, मैंने सब देख लिया है। फिर वो उठते हुए बोली, तुम मेरे साथ आओ, पहले मोटरसाइकिल को अंदर ले आओ। सामने या पड़ोस वाले मकान की छत से मोटरसाइकिल नजर आ सकती है। पहले इसका बंदोबस्त हो जाए तो फिर बैठकर बातें करेंगे। मैं डॉक्टर शांता के साथ बाहर आ गया। उसने दरवाजा खोले रखा और मैं मोटर बाइक खींचता हुआ आड़ा तिरछा करके अंदर ले आया। शांता ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मोटरसाइकिल के लिए सबसे पिछले कमरे का इंतखाब किया गया था जहाँ ज्यादा सामान नहीं था। हम दोबारा राधा वाले कमरे में आ गए और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शांता मुझसे कुरेद कुरेद कर सवाल कर रही थी और मैं बड़े मोहतात अंदाज में जवाब दे रहा था। शांता ने कहा, मैं जियो और जीने दो के उसूल की कायल हूँ। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोगों की तरह मुझे भी सरकार की बाज पॉलिसियों से इख्तिलाफ है। एतदाल पसंद लोग कभी उन नेताओं की हिमायत नहीं करेंगे जो जंगी जुनून में मुब्तला हैं। अवाम भी किसी मुल्क से जंग नहीं चाहते, वो अमन सुकून से रहना चाहते हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए।
मगर इस देश में जिस तरह आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, उसकी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती। हमारी हर सरकार ने पड़ोसियों के खिलाफ हमेशा जारहाना पॉलिसी अपनाई है। पड़ोसी ममालिक दोस्ती का हाथ बढ़ाते भी हैं तो उसे झटक दिया जाता है। मैं तो कहती हूँ खुद भी आराम से जियो और दूसरों को भी जीने दो। मगर पड़ोसियों के हवाले से हमारी सरकार की पॉलिसी ये है कि न खुद तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, न ही दूसरों को बढ़ने देंगे। फिर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि उन पहाड़ियों में दहशतगर्दी की तरबियत देने का कोई कैंप है। इस शहर के वासी तो यही समझते हैं कि वहाँ किसी किस्म की फौजी तंसीबात है और किसी आम आदमी को उस तरफ जाने की इजाजत भी नहीं है। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि वहाँ क्या है। तुमने अपने देश और अपने लोगों की खातिर वो कैंप तबाह कर दिया, लेकिन तुमने दो काम ऐसे भी कर डाले जो नहीं करने चाहिए थे। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मसलन, शांता ने कहा, तुम्हें अलका अग्निहोत्री की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारी मोहसिना थी, उसने तुम्हें पनाह दी थी और कई बार तुम्हारी जान बचाई थी। मुझसे पहले राधा बोल पड़ी, फसाद की असल जड़ तो वही कुतिया थी। बेड की पुश्त से टेक लगाने के लिए उसने अपने आप को ऊपर खींचा तो उसके मुंह से कराह निकल गई। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, उसने किसी हमदर्दी की बिना पर इसे पनाह नहीं दी थी। वो इसके जरिए न सिर्फ नागराज को कत्ल करवाना चाहती थी, बल्कि उसके और भी बहुत खतरनाक मंसूबे थे। उसने नाजी को ये लालच दिया था कि अगर वो नागराज और उसके बाद साथियों को कत्ल कर दे तो वो कैंप को तबाह करने में इसकी मदद करेगी और इसे यहाँ के कुछ ऐसे राज भी फराहम करेगी जिन्हें ये अपनी सरकार को पेश करके सुरखरू हो सकेगा। उसका असल मंसूबा ये था कि नाजी नागराज की हत्या कर दे तो बाद में इसे भी मौत के घाट उतार दिया जाए। मगर मैंने इसे अलका का मंसूबा बता दिया। अलका अग्निहोत्री से तुम्हारी दोस्ती मेरी वजह से हुई थी। तुम कई साल से उसके साथ थी, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था अलका अग्निहोत्री दरअसल कौन थी। शांता ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोली, कौन थी? राधा ने कहा, वो रॉ की डिप्टी डायरेक्टर थी और नागराज भी दरअसल रॉ के लिए काम कर रहा है। शांता उछल पड़ी, क्या? राधा ने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ। शांता बोली, ओह, इसलिए वो अक्सर मेरे बाज मरीजों के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछा करती थी। वो मरीज जिनका शुमार यहाँ के दौलतमंदों में होता है और वो नागराज से भी कोई ना कोई ताल्लुक रखते थे। लेकिन तुमने अचाल शिवा मंदिर को आग क्यों लगाई? उसमें सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मंदिर को आग मैंने नहीं लगाई थी। फिर मुस्कुराते हुए कहा, कैंप को तबाह करने से पहले मैं उस मंदिर में पंडित भेरू के पास पनाह लिए हुए था। शम्या भी मेरे साथ थी। हम 2-2.5 महीने उस मंदिर में रहे थे। जब मैंने कैंप को तबाह किया तो छम्या भी मेरे साथ थी। वो शदीद जख्मी हुई। मैं समझा कि वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। बाद में पता चला कि वो बच गई थी। उसने नागराज को बताया कि मैं अचाल शिवा मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ और नागराज ने मंदिर को आग लगवा दी। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि कैंप तबाह करने के बाद मैं मंदिर की तरफ जाने के बजाय अलका के आश्रम में आ गया था। अलका उस वक्त आश्रम में नहीं थी। वो सुबह 6 बजे के करीब वहां पहुंची। उसने तहखाने में हम दोनों को कत्ल करने की कोशिश की, मगर राधा ने मुझे बचा लिया। और फिर राधा ने मेरी बात पूरी करते हुए कहा, और मैंने उसे गोलियों से भून दिया। शांता ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा, बोली, तुमने? राधा ने इस बात में सर हिलाया, बोली, हाँ, अगर मैं ऐसा न करती तो वो हम दोनों को खत्म कर देती। बहरहाल उसने एक गहरा सांस लिया और बोली, उसके बाद से हम मुसलसल भाग दौड़ रहे हैं। हमने एक महफूज पनाहगाह तलाश कर ली थी, मगर उन्होंने उसका सुराग लगा लिया और कल रात जब नाजी मौजूद नहीं था तो बेला 2 आदमियों को लेकर पहुंच गई और मेरे साथ जो सलूक किया गया वो तुम देख रही हो। आज हम वहां से निकले तो हमें रास्ते में घेरने की कोशिश की गई और अपने आप को बचाने की कोशिश में आज भी 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए। हम बहुत तवील चक्कर काट कर इस तरफ आए हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। शांता ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने शांता की तरफ देखते हुए कहा, कैंप में धमाकों के बाद छम्या ने नागराज को बता दिया था कि मैं मंदिर में छुपा हुआ हूँ। मैं छम्या के साथ चंद रोज यहाँ भी रहा था। तुमसे किसी ने कोई पूछगिछ तो नहीं की या अपने आसपास किसी मुश्तबा शख्स को तो नहीं देखा? शांता ने कहा, नहीं। अगर छम्या ने मेरे बारे में बताया होता तो उन्हीं दिनों मेरे इस घर को भी राख कर दिया गया होता और मैंने अपने आसपास कोई ऐसा आदमी भी नहीं देखा जिस पर कोई शुबा हो सके। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर, हम ज्यादा यहाँ नहीं रहेंगे। राधा को चंद रोज आराम और इलाज की जरूरत है। ये जैसे ही ठीक होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। शांता ने कहा, मैं किसी बात से खौफजदा नहीं हूँ। तुमको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, कहा, धन्यवाद। राधा ने पूछा, तुमने आज क्लिनिक नहीं खोला? शांता बोली, मैं दरअसल 8-10 रोज के लिए मद्रास जाने का प्रोग्राम बना रही थी। क्लिनिक तो कल से बंद पड़ा है। मैंने बाहर लिख कर लगा दिया है कि जाती वजूह की बिना पर क्लिनिक चंद रोज के लिए बंद रहेगा। आज दोपहर मैंने घर का काम करने वाली औरत को भी 10 दिन की छुट्टी दे दी है।
मेरा प्रोग्राम कल यहाँ से अहमदाबाद और बंबई जाने का था। वहां से ट्रेन के जरिए मद्रास जाती, मगर जाहिर है अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि हमारी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम गारत हो गया, लेकिन मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी छुट्टियां जाया ना हो। मेरी नजरों में एक और जगह है, मगर वो मशकूक है। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अगर वो जगह महफूज हुई तो हम वहां मुंतकिल हो जाएंगे और फिर तुम मद्रास चली जाना। शांता ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा, बोली, कौन सी जगह? मैंने कहा, 1-2 दिन में बताऊंगा। उसके बारे में मालूमात भी तुम्हें ही हासिल करनी होंगी। शांता घड़ी देखते हुए बोली, 8 बज रहे हैं, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दूं। शांता कमरे से बाहर चली गई और मैं राधा की तरफ देखने लगा। रात का खाना खाने के बाद हम तीनों देर तक बैठे बातें करते रहे। डॉक्टर शांता को जमाइयां आने लगी। वो उठकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं सोने जा रही हूँ, तुम अगर चाहो तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, वहां भी बिस्तर लगा हुआ है। 3-4 रोज में राधा के जख्म ठीक हो गए। अलबत्ता 1-2 जख्म ऐसे थे जो जरा गहरे थे। उन्हें ठीक होने में जाहिर है कुछ वक्त लगता। मोटरसाइकिल से गिरने से जो चोट लगी थी वो भी बड़ी हद तक ठीक हो गई थी। डॉक्टर शांता ने अगरचे मद्रास का प्रोग्राम जहन से निकाल दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि उसका प्रोग्राम खराब ना हो और वो चंद रोज के लिए चली जाए। मेरे जहन में एक और बात भी थी। उसने कह रखा था कि क्लिनिक के दरवाजे पर लिख कर लगा दिया था कि वो शहर से बाहर जा रही है, इसलिए 10 रोज तक क्लिनिक बंद रहेगा। लेकिन उसके यहाँ रहते हुए क्लिनिक बंद रहने से उस पर किसी किस्म का शुबा हो सकता था। इन 4 दिनों के दौरान मैंने शांता ही के जरिए रत्ना के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी। मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ था कि उस रात बेला ने मेरी निगरानी करवा कर रत्ना और शक्तिलाल के ठिकाने भी मालूम कर लिए होंगे। बेला के आदमियों ने सिर्फ राधा के कॉटेज तक तवज्जो मरकूज रखी थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो वापस वहीं आऊंगा। उस रात 9 बजे के करीब हम शांता के बंगले से निकले। मैं और राधा कार की पिछली सीट पर बैठे थे। शांता ने स्टीयरिंग संभाल लिया। मोटरसाइकिल शांता के बंगले में ही छोड़ दी गई। मेरा ख्याल था कि चंद रोज बाद जब यहाँ के हालात बिल्कुल पुरसुकून हो जाएंगे तो मैं वो मोटरसाइकिल ले जाकर कहीं छोड़ दूंगा। शांता ने हमें रत्ना के मकान वाली गली के मोड़ पर उतार दिया और गाड़ी को आगे निकाल ले गई। मैं और राधा गली में चलते रहे। गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी, मगर किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। रत्ना वाले मकान के करीब पहुंचकर मैंने जेब से वो दोनों चाबियां निकाल ली जो उस रोज रत्ना ने मुझे दी थी। एक चाबी से बाहर वाला दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाजा भी बंद कर दिया। फिर आगे बढ़कर दूसरी चाबी से मैंने बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया। राधा को अभी तक मैंने रत्ना के बारे में नहीं बताया था। शांता के जरिए रत्ना के बारे में मालूमात हासिल करवाई थी तो राधा को उसकी हवा नहीं लगने दी थी, और अब राधा उस कॉटेज में आकर कुछ हैरान हो रही थी। रत्ना वाले कमरे में बेड पर कपड़े बिखरे हुए थे। एक कुर्सी की पुश्त पर औरतों के इस्तेमाल के कपड़े रखे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप की चीजें थीं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी औरत की ही रिहाइश है। ये सब कुछ देखने के बाद राधा उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बाज औरतों में सलीके नाम की कोई चीज नहीं होती। घर से बाहर तो बहुत टिप टॉप रहती हैं, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, लेकिन घर की हालत ऐसी होती है जो चीज जहां चाहा फेंक दी, कोई चीज संभाल कर नहीं रखी जाती। मैंने बेड पर बिखरे हुए रत्ना के कपड़े समेटकर उस कुर्सी पर डाल दिए जिसकी पुश्त पर दूसरे कपड़े रखे हुए थे। राधा ने चुपती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, बोली, और मेरा ख्याल है कि वो रात तुमने यहाँ गुजारी थी। मैं ढिठाई से मुस्कुरा दिया, कहा, मजबूरी थी। तुम ये थैला यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रख दो और चाय बनाओ, मैं तुम्हें किचन दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है वहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद होगी। राधा ने मुझे घूरा, बोली, मालूम होता है तुम इस कॉटेज की हर चीज देख चुके हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक रात यहाँ रहा था और एक रात में जो कुछ नजर आया देख लिया। राधा चंद लम्हे घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही। फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ थैला ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसमें जख्मों पर लगाने के लिए मरहम और दूसरी दवाएं थीं। वो मेरी तरफ घूमते हुए बोली, ये किसका कॉटेज है, कौन रहती है यहाँ? मैंने कहा, तुम उसे चेहरे से पहचानती हो, आमना सामना भी हो चुका है, लेकिन नाम से वाकिफ नहीं हो, इसीलिए नाम बताने की जरूरत नहीं। वैसे वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में यहाँ आ जाएगी, मिल लेना उससे। आओ मैं तुम्हें किचन दिखा दूं। राधा मेरे साथ कमरे से बाहर आ गई। किचन में जाने से पहले उसने पूरे कॉटेज का जायजा लिया। मैं उसकी कैफियत को समझ रहा था। वो यकीनन अंदर ही अंदर खौल रही थी। उसे ये बात बहुत नागवार गुजरी थी कि मैंने वो रात किसी और औरत के घर पर गुजारी। हम कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि बाहर का दरवाजा हौले से खटखटाया गया। मैंने बाहर निकलकर बैरूनी दरवाजे से झांका और मुतमईन होकर दरवाजा खोल दिया। वो रत्ना थी। राधा रत्ना को देखकर चौंक गई। रत्ना तो बड़ी गर्मजोशी से मिली थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि राधा के अंदर कदरे सर्द महरी थी। उसके सीने में हसद और रकाबत के जज्बात सर उभारने लगे थे। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे इतला मिल गई थी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन बाद में बताऊंगी। पहले कुछ खा पी लिया जाए। मैं तुम लोगों के लिए फिश फ्राई लेकर आती हूँ।
चंद मिनट के बाद वो प्लेटों में फिश फ्राई निकाल कर ले आई। आज दिन को शांता के जरिए मैंने उसे पैगाम भिजवा दिया था कि हम रात 9 बजे के करीब यहाँ पहुंच जाएंगे और इसलिए वो आते हुए रास्ते में किसी जगह से मछली भी ले आए। मैंने मछली का टुकड़ा खाते हुए कहा, हाँ तो वो खबरें क्या हैं? रत्ना ने कहा, तुम्हें और राधा को अब भी पूरे शहर में तलाश किया जा रहा है। मैंने कहा, इसमें कोई नयापन नहीं। बोली, तो फिर तुम्हारे लिए नवी नकोर खबर यह है कि नागराज माउंट अबू से रुखसत होने की तैयारी कर रहा है। मैं वाकई उछल पड़ा, क्या? तुम्हें किसने बताया? बोली, आज शाम रेस्टोरेंट में 2 आदमी आए थे। मेरी ड्यूटी उन्हीं की मेज पर थी। चाय पीते हुए वो मध्यम लहजे में बातें कर रहे थे। मैं नागराज का नाम सुनकर चौंकी और फिर मैं उस मेज के इर्द गिर्द ही मंडलाती रही ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, कहा, और वो बातें क्या थीं? वो बोली, मैं तफसील नहीं जान सकी, लेकिन उनमें से एक आदमी कह रहा था कि नागराज के चले जाने के बाद वो लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। अब तक तो नागराज की वजह से वो बचे हुए थे। कोई बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर भी उनकी तरफ नहीं देखता था, मगर वो अकेले रह जाएंगे तो एक मामूली कांस्टेबल भी उन्हें सड़क पर नंगा कर देगा। मैंने पूछा, कौन थे वो लोग? उनमें से तुम किसी को पहचानती हो? वो बोली, मैंने पहली बार उन्हें देखा था, मगर उनमें से एक ने दूसरे को बच्चू राम के नाम से पुकारा था। मैंने ज़ेरे लब ये नाम दोहराया। फिर राधा से पूछा, इस नाम के किसी शख्स को जानती हो? राधा बोली, मैंने भी ये नाम पहली मर्तबा सुना है। मैंने कहा, मालूम करना पड़ेगा। और फिर रत्ना से कुरेद कुरेद कर पूछने लगा, मगर वो मजीद कुछ नहीं बता सकी। मेरे लिए ये मालूम करना बहुत जरूरी था कि नागराज कब और कहां जा रहा है, मगर कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। और फिर यकीनन मेरे जहन में शक्ति लाल का नाम उभरा। उसके जरिए कोशिश की जा सकती थी। मैंने रत्ना से पूछा, उन दोनों का हुलिया क्या था? मेरा मतलब है, किस किस्म के आदमी थे? लिबास, शक्ल सूरत, उनका शुमार शुरफा में किया जा सकता है या? रत्ना बोली, बस ऐसे ही थे। कोई शरीफ आदमी नागराज के करीब नहीं भटकता और ना ही उन्हें पुलिस का कोई खौफ होता है। उन दोनों को जरा ऊंचे दर्जे का बदमाश कह सकते हो। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, समझ गया। नागराज के बारे में ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि वो कब और कहां जा रहा है, और ये बात हमें बच्चू राम या उसका साथी ही बता सकेगा। राधा ने कहा, लेकिन बच्चू राम का पता तुम कैसे चलाओगे? मैंने कहा, उसका पता चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं जा रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी, तुम लोग परेशान मत होना। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोए और फिर तैयार होने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी और मूछें भी फैल गई थीं। उस पर ऑरेंज कपड़े की बलदार पगड़ी बांधकर मैं राजस्थानी राजपूत ही लग रहा था। गली से निकलकर मैं बाईं तरफ मुड़ गया। रेड लाइट एरिया ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं सामने की तरफ जाने की बजाय पिछली तरफ एक और गली में मुड़ गया। फिर गलियों गलियों में होता हुआ शक्ति लाल के ठिकाने तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर न लगी। उस वक्त भनोट भी वहीं मौजूद था। मुझे देखते ही दोनों के चेहरों पर रौनक आ गई। शक्ति ने हाथ मेरे पैरों की तरफ झुकाते हुए कहा, पाए लागू गुरु। फिर उठने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, लेटे रहो। शक्ति मेरी तरफ देखते हुए बोला, कई दिन पहले तुम्हारा नाम सुनने में आया था गुरु, जब तुम नागराज के 2 आदमियों को ठिकाने लगाकर मोटर बाइक पर भाग निकले थे और तुम्हारे साथ वो लौंडिया भी थी। बड़ा हंगामा मचा था शहर में। मैंने कहा, उन्होंने हमें घेरने की पूरी कोशिश की थी, मगर किस्मत अच्छी थी जो बच निकले। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, बच्चू राम को जानते हो? शक्ति बोला, उसे कौन नहीं जानता गुरु, पर क्या बात है, क्या उससे मुठभेड़ हो गई? मैंने कहा, नहीं, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो कौन है? नागराज से उसका क्या ताल्लुक है और वो है कहाँ? शक्ति ने कहा, बच्चू राम शंकर का आदमी है।